नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो चलिए जानते हैं फटाफट कि आज की मुख्य खबरें क्या है। राजस्थान में पुजारी को जिंदा जलाने का केस, पीड़ित परिवार ने 10 लाख के मुआवजे और सरकारी नौकरी के आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार किया। पटवारी एसएचओ निलंबित। राजस्थान के करौली जिले के सपोट्रा इलाके के बूकना गांव में दबंगों ने पुजारी बाबूलाल वैष्णव की जलाकर हत्या कर दी थी। शव शुक्रवार देर रात जयपुर से उनके गांव लाया गया। इसके बाद परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिवार ने 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवार को 10 लाख मुआवजे और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिवार ने अंतिम संस्कार किया। आरोपियों की मदद करने वाले पटवारी और एसएचओ को भी निलंबित कर दिया गया है। इस मांग को लेकर गांव में विरोध और प्रदर्शन भी किया गया था। परिवार को इंदिरा आवास सहित सरकारी योजनाओं का लाभ परिवार को दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस आश्वासन के बाद डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि पीड़ित परिवार को कुछ हद तक न्याय मिला है। दरअसल जमीन विवाद पर बाबूलाल को गांव के दबंगों ने बुधवार को पेट्रोल डालकर जला दिया था। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान गुरुवार को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। करौली के बूगना गांव जयपुर से 175 किलोमीटर ये दूर है। टीआरपी स्कैम, रिपब्लिक टीवी की मुश्किलें और बढ़ी। अब ईओडब्ल्यू की भी हुई एंट्री। टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक टीवी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। क्राइम ब्रांच के बाद अब मुंबई पुलिस का ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी रिपब्लिक टीवी के वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगा। डीसीपी पराग मनेरा क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ मिलकर रिपब्लिक टीवी के सीएफओ शिवा सुंदरम से पूछताछ करेंगे। बता दें कि मुंबई पुलिस की शुक्रवार को बीएआरसी सीईओ के साथ मीटिंग हुई। बीएआरसी को मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी और बाकी दोनों चैनलों की टीआरपी ट्रेंड्स भी मुहैया कराने के लिए कहा है। साथ ही मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक के कुछ एडवर्टाइजर्स को भी शॉर्टलिस्ट किया है। इनमें से कुछ को विटनेस के तौर पर बुलाया जा सकता है। सितंबर के 7 दिन में 4 पीक आए। सबसे ज्यादा 97.86 हजार नए केसेस आए। 1.02 लाख मरीज ठीक हुए। मौत और एक्टिव केस भी टॉप पर रहे। अब तक 69.77 लाख केसेस हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 69.77 लाख हो चुका है। आज 70 लाख के पार होना तय लग रहा है। हालांकि राहत की बात है कि बीते करीब 25 दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो लग रहा है कि नए केस और मौत का पीक गुजर चुका है। इलाज करा रहे और एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या भी इसी दौरान सबसे ज्यादा रही। 15 सितंबर को सबसे ज्यादा 1283 मौत हुई थी। 16 सितंबर को सबसे ज्यादा 97,865 नए केसेस आए थे। 17 सितंबर को सबसे ज्यादा 10,17,703 एक्टिव केस थे। वहीं 21 सितंबर को सबसे ज्यादा 1,02,070 मरीज ठीक हुए थे। शुक्रवार को देश में 73,220 नए केसेस आए, जबकि 82,292 मरीज ठीक हो गए। यह लगातार 20वां दिन था जब नए केस 90,000 से नीचे रहे। इससे पहले 16 सितंबर को नए केस का आंकड़ा 97,860 के पीक तक गया था। भारत चीन सीमा विवाद पर अमेरिका का दावा, एलएसी पर 60,000 चीनी सैनिक तैनात। अमेरिका के एनएसए बोले, अब चीन से बात करने से कोई फायदा नहीं। लद्दाख में भारत चीन के सेनाओं में तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि चीन ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर 60,000 सैनिक तैनात किए हैं। पोम्पियो ने चीन के रवैये और इससे इंडो पैसिफिक देशों के ग्रुप के लिए नजर आ रहे खतरों को लेकर चीन की खिंचाई की। उधर अमेरिकी एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा कि अब वह वक्त आ गया है
जब यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि चीन से बात करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि चीन अपना आक्रामक रुख नहीं बदलने वाला है। पोम्पियो ने क्वाड ग्रुप यानी इंडो पैसिफिक देशों अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की टोक्यो में हुई मीटिंग से लौटने के बाद शुक्रवार को एक इंटरव्यू में चीन पर निशाना साधा। क्वाड की मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। अमेरिकी एनएसए रॉबर्ट ओ ब्रायन ने उटाह में एक चीन की कम्युनिटी पार्टी का भारतीय सीमा पर विस्तारवादी आक्रामकता साफ तौर पर देखी जा सकती है, जहां पर चीन ताकत के बल पर एलएसी पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन से नजर बचाने या उससे नरमाई बरतने के कोई फायदे नहीं हैं। हम यह लंबे समय से कर रहे हैं, तो इसकी कोई भी जरूरत अब नहीं है। दबाव के आगे मजबूर इमरान, पाकिस्तान सरकार ने चुपचाप टिकटॉक को बैन किया। कुछ लोग खुश तो कुछ ने विरोध किया। पाकिस्तान ने चीन के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को गुपचुप तरीके से बैन कर दिया है। आरोप है कि इस ऐप के जरिए अश्लीलता फैल रही थी और इसकी वजह से रेप और बच्चों के यौन शोषण की घटनाएं बढ़ रही थी। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री इमरान खान के एक सलाहकार ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री भी टिकटॉक जैसे ऐप के इस्तेमाल पर रोक लगाना चाहते हैं। भारत में इसे कुछ महीनों पहले बैन किया जा चुका है। खास बात यह है कि पाकिस्तान सरकार ने टिकटॉक को बैन किए जाने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की। माना जा रहा है कि ऐसा चीन की नाराजगी से बचने के लिए किया गया। न्यूज एजेंसी से बातचीत में पाकिस्तान सरकार ने एक अफसर ने माना कि टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया है। इस अफसर ने कहा, देश के कई हिस्सों से मांग उठ रही थी कि टिकटॉक के जरिए अश्लीलता फैलाई जा रही है और यह पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में सहन नहीं की जा सकती। हमने कई बार और पिछले दिनों लगातार टिकटॉक से बातचीत की। उनसे कहा गया कि वे ऐप से आपत्तिजनक कंटेंट हटा दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, लिहाजा हमें यह कदम उठाना पड़ा। अनिल अंबानी पर एक और मुसीबत। रक्षा मंत्रालय ने रिलायंस नेवल का 2500 करोड़ रुपए का ठेका रद्द किया। गश्ती जहाजों की आपूर्ति में देरी के कारण लिया फैसला। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब रक्षा मंत्रालय ने रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को दिया 2500 करोड़ रुपए का ठेका रद्द कर दिया। इसके तहत रिलायंस नेवल को भारतीय नौसेना के लिए गश्ती जहाजों की आपूर्ति करनी थी, लेकिन देरी के कारण ठेका रद्द कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने 2 सप्ताह पहले ही यह फैसला किया है। रिलायंस ग्रुप और रक्षा मंत्रालय के बीच नौसेना के लिए 5 गश्ती जहाजों को लेकर 2011 में एक समझौता हुआ था। यह समझौता रिलायंस ग्रुप की ओर से निखिल गांधी से गुजरात के शिपयार्ड को खरीदने से पहले हुआ था। 2015 में इस ग्रुप का नाम पिपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग लिमिटेड था। बाद में इसका नाम बदलकर रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कर दिया गया था। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अहमदाबाद बेंच में दिवालिया प्रक्रिया चल रही है। ट्रिब्यूनल ने उसके खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही की अनुमति दे दी है। वित्तीय लेनदारों ने 43,587 करोड़ रुपए का दावा किया है। हालांकि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने अब तक केवल 10,878 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। 15 अक्टूबर से नई दिल्ली और कटरा के बीच फिर से शुरू होगी वंदे भारत एक्सप्रेस। नवरात्र से पहले रेलवे ने दिया भक्तों को तोहफा। भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ये ट्रेन 15 अक्टूबर से फिर से चलाई जाएगी। ये ट्रेन संख्या 22,440 के तहत चलाई जाएगी। नवरात्र में वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों को देखते हुए इस ट्रेन को शुरू करने का फैसला लिया गया है। नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस
मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में सभी दिन चलेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन सुबह 6 बजे रवाना होगी और दोपहर 2 बजे कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन कटरा से दोपहर 3 बजे चलेगी और रात 11 बजे ये ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। रास्ते में ये ट्रेन अंबाला कैंट, लुधियाना और जम्मू तवी रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। पासवान पंचतत्व में विलीन रामविलास पासवान का दीघा घाट पर अंतिम संस्कार। मुख्य गनी देते वक्त गश खाकर गिर पड़े चिराग, लोगों ने सहारा देकर पूरी करवाई अंतिम क्रिया। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे रामविलास पासवान शनिवार शाम पंचतत्व में विलीन हो गए। बेटे चिराग पासवान ने उन्हें मुखग्नि दी। अंतिम संस्कार पटना में गंगा नदी पर बने दीघा घाट पर हुआ। इससे पहले अपने पिता को मुखग्नि देते समय चिराग गश खाकर गिर पड़े। लोगों ने उन्हें संभाला। इसके बाद उन्होंने अंतिम क्रिया पूरी की। इससे पहले पासवान के पटना स्थित घर से अंतिम यात्रा निकाली गई। बेटे चिराग पासवान ने जैसे ही पिता को कंधा दिया, लोगों की आंखें नम हो गई। रामविलास अमर रहे के नारे लगे। पार्थिव शरीर को सेना के वाहन पर रखा गया था। शुक्रवार शाम 7:55 पर पासवान जी का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा था। एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामविलास को श्रद्धांजलि दी। नीतीश की आंखों में नमी थी और चिराग पासवान से उनकी आंखों में ही बात हुई। रामविलास के बेटे और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग ने पिछले दिनों नीतीश पर कई बार तीखे हमले किए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी और खबरों के लिए आप बने रहे हिंद न्यूज के साथ।